हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक और पार्ट में जिसमें हम बात कर रहे थे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक बहुत ही अमेजिंग थी और इसमें हमने बात करी 7 हैबिट्स की, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस करा था। और इस पार्ट में, या बोल सकते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेन पॉइंटर्स की, जो इस बुक में मेनली हाईलाइटेड है। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या बोला जा रहा है और हम उससे क्या सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में क्या प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहला इसमें एक लाइन है वो ये है, लीडरशिप इज़ कम्युनिकेटिंग अदर्स वर्थ एंड पोटेंशियल सो क्लियरली दैट दे आर इंस्पायर्ड टू सी इट इन देमसेल्व्स। यानी कि लीडरशिप क्या होती है कि सामने वाले बंदे में उसकी कैपेबिलिटी को देखना, उसकी पोटेंशियल को देखना और वो चीज़ वो खुद में देख सके। यानी कि वो इंसान खुद में वो चीज़ देख सके कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। अगर वो खुद में देख लेता है, खुद से इंस्पायर्ड हो जाता है, तो ये बोल सकते हैं कि ये लीडरशिप है। यानी कि जो कम्युनिकेट हो रहा है ये लीडरशिप वाली कम्युनिकेशन है। यानी कि कोई बंदा एक बीज में, एक सीड में देख ले एक पेड़ को, एक बहुत बड़े पेड़ को, जो कि अभी एक्चुअल में बना नहीं है, लेकिन अगर वो देख पाता है उस बीज में एक बड़े पेड़ को, तो बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो लीडरशिप वाला कम्युनिकेशन है। एक लीडरशिप बिल्ड हो रहा है और वो इंसान खुद में अपने अंदर से इंस्पायर हो जाए। यानी कि वो मोटिवेशन ना बने, इंस्पिरेशन बने, इंस्पायर्ड हो जाए अंदर से कि हाँ, सामने वाला बंदा मेरे को बोल रहा है कि कैपेबिलिटी मुझ में है, तो मैं देखता हूँ अच्छा मुझ में है ये कैपेबिलिटी, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं खुद को ग्रो कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट बन सकता हूँ। जो ये सामने वाला पर्सन मुझको बोल रहा है कि ये तुम सीख सकते हो, ये काम तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तो यानी कि मैं वो काम कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझे को अगर बोल दे कि यार ये तू वीडियो बना सकता है, कैमरा फेस कर सकता है, तो मैं बोलूँगा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, या यार मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो, सामने वाला बंदा तो ये बोलेगा ना, कोई भी अगर उससे बोलेगा तो ये काम कर सकता है, यार नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा वैसा है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको बोल दे, फॉर एग्जांपल कोई मुझको बोल दे कि तू कैमरा फेस कर सकता है, तू वीडियो को शूट कर सकता है, तो मेरे अंदर भी आएगा कि अच्छा यार तू बोल रहा तो शायद कर सकता हूँ। तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो अपने अंदर अपनी कैपेबिलिटी को देख लेता है, अपनी पोटेंशियल्स को देख लेता है कि वो कितना ग्रो कर सकता है, क्योंकि पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जो हमारे अंदर पावर है वो अनलिमिटेड है। अगर आपने सोच लिया कि कोई काम करना है तो वो होकर रहेगा अगर आप अंदर से इंस्पायर्ड हो, अंदर से उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो आज की डेट में कैमरा फेस करना, अभी ऐसा लग सकता है आपको कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये सामने कैमरा है, तो इसको एक पर्सन की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बात कर पा रहा हूँ। तो ये पहला लाइन थी इनकी कि लीडरशिप इज़ कम्युनिकेशन अदर्स, यानी कि कम्युनिकेट करना दूसरे लोगों के साथ, कोई कैपेबिलिटी उनके बारे में बताना, कोई पोटेंशियल उनके अंदर जो छुपा हुआ है उनको वो खुद में देख सकें। ऐसी कम्युनिकेशन को लीडरशिप बोलते हैं। अगली जो लाइन है वो है, टू ट्राई टू चेंज आउटवर्ड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स डू वेरी लिटिल गुड इन लॉन्ग रन। यानी कि बाहर का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करना ज़्यादा लंबे समय में नहीं टिक पाएगा। ये बोला जा रहा है कि आप बाहर से अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर लो, बाहर से अपना बिहेवियर चेंज कर लो। कोई अभी आपसे मिलने आया तो एकदम ठीक से बैठ गए, हाँ जी कोई मिलने आ रहा है। कोई अगर किसी से अभी इंटरव्यू देने जाना है कहीं, तो वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज अलग, बात करने का वे ऑफ टॉकिंग अलग, लेकिन जैसे ही बाहर हुए उसके बाद बैक टू नॉर्मल, तब वो एक्चुअल में जो होता है वो असली एटीट्यूड होता है, असली बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ़ वी फेल टू एग्जामिन द बेसिक पैराडाइम्स फ्रॉम विच दोज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स फ्लो। यानी कि अगर हम उस बेसिक पैराडाइम को एग्जामिन नहीं कर पाते, उसमें फेल हो जाते हैं। यानी कि हमारा बेसिक पैराडाइम क्या है, पैराडाइम यहाँ पर रूट की बात हो रही है, यानी कि जड़ की बात हो रही है, पेड़ की जड़ वो पैराडाइम है। और जो एटीट्यूड और बिहेवियर हैं वो तो उसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसके ब्रांचेस हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ब्रांचेस पे काम करना ज़्यादा लंबे समय में
कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है जब तक कि आप अपने पैराडाइम पे काम नहीं करोगे, यानी कि अपनी कंडीशनिंग पे काम नहीं करोगे, अपनी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करने के लिए डीप रूटेड अपने पैराडाइम को नहीं बदलोगे, अपने वे आप किस तरह से देखते हो इस वर्ल्ड को उसको नहीं बदलोगे, तब तक सब कुछ वैसा ही दिखेगा। बाहर से चीज़ें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यानी कि जैसे मैं अभी येलो कलर का चश्मा पहन लूँ और मुझे सब येलो दिखाई दे, तो बाहर मैं अब कितना भी कर लूँ सही कि येलो मुझको ना दिखे, तो अब भी वो येलो ही दिखेगा, क्योंकि मेरा देखने का तरीका ही येलो है। तो अपने चश्मे को अपने अंदर जिस तरह से मैं देखता हूँ उसको चेंज करना होगा। उसके बाद एटीट्यूड और बिहेवियर अपने आप ही फ्लो होने लग जाएंगे वहाँ से। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अगली जो लाइन है वो है, वी सी दी वर्ल्ड नॉट एज इट इज़ बट एज वी आर। वही बात, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। और एज वी आर कंडीशन टू सी इट, या हम जैसे हम हैं या हमारी जैसी कंडीशनिंग हो गई है उस तरह से हम इस दुनिया को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, वो उसने पूरी लाइफ बचपन से लेकर टीनेज तक सिर्फ यही देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, रेस में आगे कैसे निकला जाए, ये कैसे करा जाए, वो कैसे करा जाए, मतलब कि एक नैरो माइंड सेट है। तो उसको माइंड सेट ओपन माइंड सेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग वैसे हुई है। तो वो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कंडीशनिंग गलत है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ एक जॉब माइंडसेट का। वो जॉब माइंडसेट क्यों है, सिक्योर माइंडसेट क्यों है? क्योंकि उनके पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा है, इसलिए तो उस बच्चे का माइंडसेट ऐसा है। लेकिन अगर उसको ये माइंडसेट तोड़ना है तो इसके अपोजिट भी कुछ देखना होगा। इसके अपोजिट क्या कम लोग हैं ऐसे जिनका माइंडसेट बिल्कुल ही अलग है, जो कुएं को खोदने में फोकस करते हैं कि ये कुएं को कैसा खोदा जाता है, कैसे पाइपलाइन को बिछाया जाता है। तो ये काम वही कर सकता है जो इसको लेकर सीरियस हो, जो ये देख पा रहा हो कि दुनिया वो वैसे ही देखता है जिस तरह से वो देखना चाहता है, यानी कि वो जिस तरह से कंडीशनिंग उसकी हुई है उसी तरह से वो वर्ल्ड को फेस करता है, उसी तरह से वर्ल्ड को समझता है। उसको उसमें वही दिखेगा जो वो देख सकता है, इतना बोल सकते हैं। एंड उसके आगे बोलते हैं, आवर पैराडाइम्स करेक्ट और इनकरेक्ट आर द सोर्सेज ऑफ आवर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। हमारा जो पैराडाइम है वो चाहे सही हो या चाहे गलत हो, हमारा सोर्स एटीट्यूड का और बिहेवियर का हमारा पैराडाइम है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गलत है या सही है। सही है तब भी एटीट्यूड और बिहेवियर का वही सोर्स है, और अगर गलत है तो भी एटीट्यूड और बिहेवियर वहीं से बनेगा। और क्या बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली आवर रिलेशनशिप्स विद अदर्स, यानी कि हमारे जो रिलेशनशिप्स है और पर्सन्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं कि हमारा पैराडाइम कैसा है, क्योंकि उसी से हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, उसी से हमारा बिहेवियर बनेगा, जिस वजह से पूरा का पूरा जो सब कुछ टिका हुआ है, ये बिहेवियर, दूसरों के साथ रिलेशनशिप और हमारा जो बिहेवियर है, ये सब कुछ टिका है हमारे पैराडाइम पे। तो इस सब का सोर्स पैराडाइम है। अगर काम करना है तो अपने पैराडाइम पे करो, ना कि अपने एटीट्यूड पे, ना कि अपने बिहेवियर पे, और ना ही दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। यानी कि रिलेशंस को ठीक करने की टेक्निक पे फोकस मत करो जब तक कि हम अपने पैराडाइम पे काम ना कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्निक लेते हैं कि रिलेशनशिप्स को बेटर करने का तरीका क्या है, कि आप अपने फेस पे स्माइल रखो, आई कांटेक्ट को मेंटेन रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो। लेकिन अगर आपकी नीयत ख़राब है, आप सामने वाले का यूज़ करना चाहते हो, अपना मतलब निकालना चाहते हो, आपका पैराडाइम ये है, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाएगा। एक बार उसका कटेगा, लेकिन दोबारा वो बंदा आपके जाल में फंस नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे एटीट्यूड और बिहेवियर काम नहीं आएगा। अगर काम करना है तो अपने पैराडाइम पे फोकस करो, अपनी कंडीशनिंग को रिवायरिंग करो, रिक्रिएट करो, और वो काम कोई और तो कर नहीं सकता, वो सिर्फ आपको करना होगा। तो ये यहाँ पर स्टीफन आर कवी बोल रहे हैं। और एक अगली लाइन है, और ये लाइन बहुत ही अमेजिंग है, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, वो ये है कि एडमिशन ऑफ इग्नोरेंस इज़ ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन आवर एजुकेशन।
हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, तुम्हें क्या पता। कल के बच्चे आज हमें सिखाएंगे क्या? यानी कि इग्नोरेंस ही अक्सर पहला कदम होता है हमारी शिक्षा का। शिक्षा तब तक नहीं मिल सकती, एजुकेशन तब तक नहीं मिल सकती आपको जब तक कि आप ये एक्सेप्ट ना कर लो इग्नोरेंस को। अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे एजुकेशन चाहिए। स्टीव जॉब्स की एक लाइन है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हमेशा भूखे रहो, हमेशा बेवकूफ़ रहो। क्यों? एप्पल कितने बड़े फाउंडर थे, सब कुछ था, तब भी ये लाइन क्यों? स्टे हंग्री स्टे फुलिश। क्योंकि जब तक आप बेवकूफ़ नहीं रहोगे तब तक आप सीखना कैसे कंटिन्यू रखोगे? आप सीखना तभी कंटिन्यू रखोगे जब आपको पता होगा कि मैं सब कुछ नहीं जानता। हमेशा ग्रो करते रहना है। तो ये इग्नोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्ट करो। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड बना कर रखो और जो भी एजुकेशन मिल रही हो उसको एक्वायर करो और प्रैक्टिकली उसको यूज़ करो। क्योंकि सक्सेस इज़ ऑल अबाउट एक्शन, नॉट अ नॉलेज। सक्सेस इज़ नॉट ऑल अबाउट नॉलेज, सक्सेस इज़ ऑल अबाउट एक्शन। बट नॉलेज का रोल कहाँ पर है? इन द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन देने में नॉलेज का रोल है, लेकिन सक्सेस जो मिलेगी अल्टीमेटली एक्शन से मिलेगी। तो अगर डायरेक्शन गलत है तो वो एक्शन कचरा हो जाएगा। तो नॉलेज और एक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट स्टेप नॉलेज का है, इसलिए अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करो। उसके बाद पहला स्टेप एजुकेशन का आपके लिए ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, बोल सकते हैं। अगली लाइन बड़ी पावरफुल है ये भी, द वे वी सी द प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम। यानी कि स्टीफन, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमारा प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ही प्रॉब्लम है। क्यों? हम जिस तरह से प्रॉब्लम को देखते हैं वो देखने का तरीका ही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम की कॉज पे जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि यार मेरे अंदर ना ये प्रॉब्लम है कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाऊँगा, मुझसे कैमरा फेस नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसको कि ये प्रॉब्लम है, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता, तो छोड़ दो उसे। लेकिन अगर आप कैमरा फेस नहीं कर पाते तो ये जो आप जिस वे से देख रहे हो कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरा देखने का तरीका प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हो, उनको देख सकते हो जो इस चीज़ में, बहुत से ऐसे हैं जिनको कैमरा तो बहुत दूर की बात है, जो किसी से बात भी नहीं कर पाते थे, इतने इंट्रोवर्ट थे, लेकिन आज कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं, कैमरा बहुत अच्छी तरह से फेस करते हैं। तो आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा कैमरा के सामने प्रैक्टिस होती जाएगी उतने ज़्यादा हम कैमरा फ्रेंडली बनते जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस वर्ड आया, इससे जो देखने का नज़रिया है, ये जो प्रॉब्लम थी, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गई। और अगला जो पॉइंट बोलते हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोटेशन है, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वी फेस कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग वी वेयर एट व्हेन वी क्रिएटेड दैम। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा जाता उसी लेवल पे जिस लेवल पे आपने वो प्रॉब्लम को क्रिएट किया था। यानी कि जब मैं ये बोल रहा था कि मुझे कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आती है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वो उसी लेवल पे सॉल्व नहीं की जा सकती जब तक कि मैं नई इन्फॉर्मेशन अंदर ना डाल लूँ, जब तक कि मैं ये प्रैक्टिस वर्ड अंदर ना डाल लूँ, जब तक कि मैं ये इन्फॉर्मेशन अंदर ना डाल लूँ कि बहुत से ऐसे थे जो कैमरा तो बहुत दूर की बात है, किसी से बात करने में भी बहुत उनको शर्म आती थी, लेकिन आज वो कैमरा फ्रेंडली है। तो एक नई थिंकिंग बनी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने के चांसेस लगभग 99.99% बढ़ जाते हैं। और उसके बाद एक्ट लेना है, उसके बाद ग्रो करना है, दैट्स इट, एंड प्रॉब्लम सॉल्व। अगला एरिस्टोटल का एक कोटेशन है, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। हम क्या हैं? हम वो हैं जो हम बार बार रिपीटेट करते हैं, हम वो हैं। एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। कोई बंदा किसी काम में एक्सीलेंट है, बोलते हैं यार ये बंदा बड़ा एक्सीलेंट है,
वाह वंडरफुल, व्हाट आर यू डूइंग, अमेजिंग, मैजिक। वो सब की सब, कोई एक्शन नहीं कर रहे, वो कोई एक्ट नहीं है, वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रूस ली, 10,000 बार एक किक की प्रैक्टिस, उसके बाद क्या होगा, एक्सीलेंस क्रिएट होगी। तो रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेडली उन्होंने किया, उसके बाद वो हैबिट बनी। वो जो किक अब चल रही है वो एक्ट नहीं है, वो एक हैबिट है। वो अनकॉन्शियसली भी काम होगा, सिर्फ कमांड देने की ज़रूरत है, उसके बाद वो एक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो को रिकॉर्ड करने में अभी सोच करके बोलना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो इतनी स्पीड से होगा कि पता भी नहीं चलेगा, एकदम खट 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 खट। तो उस दिन ये एक्सीलेंस बन जाएगा, कोई एक्ट नहीं रहेगा, कोई एक्शन नहीं होगा, हैबिट बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश बोल नहीं पाते, तो शुरू में सोच करके बोलना होता है, सेंटेंस ही नहीं आते माइंड में। लेकिन जब एक बार हैबिट बन जाएगी, एक बार 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 रिपीटेड अगर वो होने लग जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फ्लुएंटली पता ही नहीं चलेगा, वो अपना आप होता चला जाएगा। तो ये चीज़ है। और जब मैं ये लाइन बोलूँगा, इस लाइन में पूरा का पूरा सक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम। तो आगे बोलते हैं वो, शो अ थॉट, रीप एन एक्शन। यानी कि एक थॉट को ज़मीन में बो दो, एक थॉट को, और जो फसल काटोगे वो एक्शन होगा। ऐसी एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यानी कि उसमें थिंक की बात करी गई है, थिंक सोचने से, ना कि एक्ट लेने से, क्योंकि एक्शन तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मेन जो है वो थिंकिंग है। पहले थिंकिंग को ठीक करो, उसके बाद एक्शन ऑटोमेटिक होगा। लेकिन जो अब आप सोच सकते हो कि हम तो सोचते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं हो पाता, हम टिक नहीं पाते उसमें, तो वो थिंकिंग नहीं है, वो थॉट नहीं है, वो विश है। किसी को देखा करते हुए करने लग गए, थोड़ी देर सोचा, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन जब आप उस थॉट को पकड़ लो, हर दिन, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 30 मिनट बोला है कि हर दिन 30 मिनट अपने थॉट्स को दो कि किस टाइप के थॉट्स को मैं प्लांट करना चाहता हूँ। तो वो जब थॉट रिपीटेड होगा हर दिन, तो उसको ही क्या बोलते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं। वो अफर्मेशन बन जाएगी, यानी कि वो पक्का बोल सकते हैं कि प्रमाण होगा इस चीज़ का कि आप जो एक्शन चाहते हो वो इस थॉट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर पहुँचते हैं सबसे पहले, शो अ थॉट, रीप एन एक्शन, शो एन एक्शन, रीप अ हैबिट। और एक्शन बार बार होता रहेगा तो हैबिट डेवलप होगी। अगर एक्शन को बोओगे तो हैबिट को काटोगे, यानी कि हैबिट की फसल काटोगे। और आगे बोलते हैं वो, शो अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर। यानी कि आपकी आदत से आपका चरित्र बनता है, आपका कैरेक्टर बनता है कि ये बंदा किस टाइप का है, इस बंदे का कैरेक्टर क्या है, वो हैबिट से डिसाइड होगा। और अगर आप हैबिट को बोओगे तो किसकी फसल काटोगे, डेस्टिनी। आपका जो पूरा का पूरी लाइफ थी वो डेस्टिनी बनेगी आपकी। तो पूरी की शुरुआत जो हो रही है, पूरी की पूरी बोल दिया मैंने, पूरी शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है थॉट से। तो जो भी हमारे माइंड में आ रहा है उसकी तरफ अवेयर रहो कि हमारे जो अंदर थॉट है वो किस टाइप के हैं, हम किस टाइप के थॉट को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग एक्शन होंगे, एक्शन के अकॉर्डिंग हैबिट बनेगी, हैबिट के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या मिलेगा, हमारी डेस्टिनी मिलेगी। तो 90% लोगों की जो डेस्टिनी है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, वो ये एआई के थ्रू, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम कर रही है। होता नहीं जैसे कोई ज़मीन हो तो वहाँ पर अपना भी फालतू के प्लांट्स, फालतू के बोल सकते हैं बेकार चीज़ वहाँ पर ग्रो होने लग जाती है अपना आप, उसको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ फ्लावर्स के फूल उगाने हैं तो वो बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उनकी देख रेख करनी होगी, तो इसमें एफर्ट लगता है। लेकिन अगर घास फूस उगाना है तो वो तो कुछ मत करो, वो अपना आप हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर खुद को नीचे डुबाना है तो वो नेचर का काम है, वो खुद कर देगी। लेकिन अगर ऊपर उठना है, कुछ ग्रो करना है, कुछ सीखना है, तो वो आपको खुद करना होगा, उसके लिए कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा।
जब तक कि आप वो उस थॉट को प्लांट ना कर दो। स्टीफन जो कि इस बुक के ऑथर है, वो डिफाइन करते हैं एक हैबिट एज द इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर। यानी कि जो एक हैबिट होती है वो इन तीन का कॉम्बिनेशन होती है, नॉलेज का, स्किल का और डिज़ायर का। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक हैबिट क्रिएट होती है, एक हैबिट का जन्म होता है। कैसे? नॉलेज इज़ द थियोरेटिकल पैराडाइम। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, एक थियोरेटिकल पैराडाइम होगा, उसके बाद तो डिज़ायर उठेगा कि हाँ यार, मैं चलो इस चीज़ को, इसको हैबिट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? नॉलेज एक्वायर करो। जिस भी हैबिट को आप डेवलप करना चाहते हो उसके बारे में इतनी नॉलेज डाल लो अपने अंदर कि पूरा माइंड उससे भर जाए। लेकिन अभी क्या है कि 90% नॉलेज तो कचरा है। 10% के बिहाफ में हम कोई हैबिट बनाते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन बाद छूट जाती है। क्या करें? फिर हम बोलते हैं हमने पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन छूटता है। तो अपने माइंड को उस नॉलेज की बम्बार्डमेंट करवा दो, चारों तरफ से घेर लो फिर तो। और उसके बाद जब नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद नॉर्मल सी बात है कि डिज़ायर उठेगा उस नॉलेज के बिहाफ पे। लेकिन अभी हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी किसी को चाइनीज़ बोलनी आती है आप में से? नहीं आती होगी। कभी इच्छा हुई कि मैं चाइनीज़ सीखूं, कि चाइनीज़ में बात कैसे करते हैं? नहीं आया होगा कोई भी डिज़ायर। आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिज़ायर तभी उठेगा जब नॉलेज होगी। तो पहली है नॉलेज को एक्वायर करो, दूसरा है डिज़ायर। और नॉलेज हमको दो चीज़ों को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती है कि हमको व्हाट टू डू एंड द व्हाई। यानी कि हमको क्या करना है वो हमको नॉलेज से पता चलेगा, और क्यों करना है वो भी हमको नॉलेज से पता चलेगा, और व्हाई कि हमको ये काम करना क्यों है, मुझको ये हैबिट बिल्ड क्यों करनी है। अगर वो नॉलेज पॉजिटिव है यानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव है, तो ये वजह है कि मैं उस हैबिट को डेवलप करना चाहता हूँ, या कुछ और वजह है, वो वजह आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन बेसिकली नॉलेज हमको व्हाट एंड व्हाई को डिफाइन करने में हेल्प करती है। सेकेंड इज़ स्किल इज़ दी हाउ टू डू। यानी कि स्किल हमको सिखाती है, हमको ये चीज़ करने में हेल्प करती है कि हाउ टू डू, यानी कि वो काम कैसे करना है, उस हैबिट को डेवलप कैसे करना है, उस हैबिट को मेंटेन कैसे करना है। वो हैबिट जब मेंटेन हो जाएगी तो वो हमारी स्किल बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे अंदर नॉलेज आई कि मुझको वीडियो शूट करनी चाहिए, मुझको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए। उसके बाद स्किल की प्रॉब्लम थी, जो मुझको स्किल डेवलप करनी होगी तभी तो हैबिट बनेगी। तो ये जो शूट मैं वीडियो कर रहा हूँ तो इसमें स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बॉडी लैंग्वेज की, मेरे आई कॉन्टैक्ट की, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरी एडिटिंग स्किल्स की। बहुत चीज़ें हैं जिसके लिए मुझको ये चीज़ के लिए करना होगा। एंड लास्ट वन इज़ डिज़ायर। डिज़ायर क्या डिफ़ाइन करता है? वांट टू डू। यानी कि डिज़ायर मोटिवेशन का काम करेगा। आपके पास मोटिव होगा कि आपका इस काम में डिज़ायर है, इसलिए आप ये काम कर रहे हो, इंटरेस्ट है बेसिकली। तो ये जो आपका वांट है ये डिफ़ाइन हो जाता है, मैं चाहता हूँ ये काम करना। चाहना मतलब डिज़ायर। तो टू मेक समथिंग अ हैबिट इन आवर लाइफ्स, स्टीफन एक्सप्लेन्स वी नीड टू हैव ऑल थ्री। यानी कि अगर हम कोई भी हैबिट को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, उस हैबिट को मेंटेन करना चाहते हैं, नंबर 1 इज़ नॉलेज, सेकंड डिज़ायर, थर्ड स्किल। इन तीनों का जब इंटरसेक्शन होगा, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, तो उसके बाद ही वो हैबिट में कन्वर्ट हो पाएगा, वो हैबिट बनकर टिकेगा। और जब हैबिट बन गया तो वो एक, बोल सकते हैं बेसिकली एक स्किल बन गई। तो तीनों चीज़ें इसमें मर्ज हो जाती हैं। तो अगला जो बोलते हैं वो इफेक्टिवनेस लाइज इन दी बैलेंस, व्हाट स्टीफन कॉल्स द पीपीसी बैलेंस। यानी कि इफेक्टिवनेस बैलेंस है। कोई बंदा इफेक्टिव फुल है या नहीं है, वो इससे डिफाइन होता है कि वो इन दो के बीच बैलेंस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और किन दो के बीच? पीपीसी। यानी कि पीपीसी बैलेंस क्या है? पी माने प्रोडक्शन, पीसी माने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। यानी कि एक है मुर्गी का अंडा देने की कैपेसिटी। प्रोडक्शन कितना करती है एक मुर्गी? एक दिन में मान लो 1 अंडा देती है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है उसकी? 1 अंडा देने की कैपेबिलिटी है या 2 अंडा देने की कैपेबिलिटी है? तो इन दो को, प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बैलेंस करना, यानी कि
किसी मशीन से काम लेना और उस मशीन को कितनी देर आराम देना ताकि वो उसकी कैपेबिलिटी मेंटेन हो पाए। ऐसा नहीं कि शरीर को 18-18 घंटे रगड़ दिया और उसके बाद बॉडी की वॉट लगा दी, हेल्थ की वॉट लगा दी और सक्सेस को अचीव कर लिया। तो वो सक्सेस किसी काम की नहीं है जब आप उसको देखने के लिए हो ही नहीं, आपकी बॉडी एकदम डल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, हज़ारों बीमारियां पकड़ चुकी है, तो उसके बाद वो सक्सेस यूज़लेस बन सकती है। तो इसलिए दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी मेंटल फिटनेस, अपनी फिज़िकल फिटनेस और जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके बीच में। यानी कि प्रोडक्शन उतना होना चाहिए ताकि उसमें बॉडी को रेस्ट मिल सके। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, द गोल्डन एग्स बोल सकते हैं जिसको। प्रोडक्शन क्या है? जो हम डिज़ायर्ड, हम जो चाहते हैं वो हमको रिजल्ट मिले, वो गोल्डन एग्स, वो सोने के अंडे बोल सकते हैं जिसको। और पीसी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, द एबिलिटी और एसेट दैट प्रोड्यूस द गोल्डन एग्स। वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है? कोई एबिलिटी हो सकती है, कोई एसेट हो सकता है जो उस एग को प्रोड्यूस करेगा। बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मैन हैज़ द फ्रीडम टू चूज़। यानी कि एकदम से रिएक्ट कर देना। किसी ने आपको कुछ बोला, आपने रिएक्ट करा, वो आपने किया नहीं, वो हुआ। जैसे कि एक हाथ में कांटा चुभा तो हाथ अपना पीछे आएगा। अभी ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि ये मैंने हाथ पीछे करा, वो खुद ही अपना पीछे आ जाएगा। जैसे अगर कांटे पे चुभेगा या कुछ गर्म लगेगा तो हाथ एकदम से हटेगा। तो ऐसे ही रिएक्टिव पर्सन होता है। जैसे ही कुछ बाहर हुआ, अंदर रिएक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं स्टीफन कि उसके बीच में रिस्पॉन्स, आपका क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप ये चूज़ करने में फ्रीडम अपनी कायम रखते हो तो आप प्रोडक्टिव पर्सन हो। किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा तो अब बोलना तो है, उसको जवाब देना है कि आपने ये गलत कहा, लेकिन अपने अंदर से पहले चूज़ करना है, पहले समझना है, फिर उसके बाद एक्ट करना है। यानी कुछ गैप लेने के बाद वो बीच का स्पेस, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो गैप है उसको समझ करके कुछ भी हम बोलेंगे तो वो एक्ट होगा, वो असल में कर्म होगा। नहीं तो वो क्या बन जाएगा? रिएक्शन बन जाएगा। हम एक्शन थोड़ा ना कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है, अपनी फ्रीडम ऑफ चूज़ को हमेशा यूज़ करना है। हमारे हाथ में एक्शन है, ये बड़ी कमाल की बात है। हम एक्शन को चूज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट को चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अपने एक्शंस को चूज़ करना है, उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो मिल ही जाएगा अगर उसको मिलने का होगा, और जितना मिलेगा उतना तो हमको मिलना ही मिलना है। प्रोएक्टिव पीपल कैन कैरी देयर ओन वेदर विद दैम, वेदर इट रेन्स और शाइन्स मेक्स नो डिफरेंस टू दैम। यानी कि प्रोएक्टिव पर्सन अपना वेदर, अपना मौसम अपने साथ लेकर चलता है।